तो अभी एनाइम की दुनिया में एक एनाइम बहुत ज़्यादा धमाल मचा है, जिसके सेकंड सीजन का फर्स्ट एपिसोड क्रंची रोल का मोस्ट लाइक्ड एपिसोड बन गया। एंड सारे एनाइम लवर्स में ये एनाइम कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं सोलो लेवलिंग की। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि सोलो लेवलिंग जिन्नू की कहानी है जिसमें वो वीक हंटर से स्ट्रॉन्ग हंटर बनता है, तो मेरे दोस्त तुम गलत हो। आज की वीडियो में यही जानेंगे कैसे सोलो लेवलिंग जिन्नू की कहानी ना होकर के रूलर्स और मोनार्क से कहानी है, और जानेंगे सोलो लेवलिंग की पूरी हिस्ट्री के बारे में, सोलो लेवलिंग के सारे गॉड्स के बारे में कि आखिर सोलो लेवलिंग की दुनिया में सब कुछ 10 साल पहले ही क्यों शुरू हुआ। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें वार्निंग दे दूं, क्योंकि इस वीडियो में भर भर के स्पॉइलर होंगे। ये तो बाद में अपनी मम्मी को बुला के ले आओ कि इसने मुझे स्पॉइलर दे दिया। तो सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स के स्टार्टिंग में सिर्फ अंधेरा और रोशनी होती है, एंड अंधेरे और लाइट के बीच में सिर्फ एक ही लिविंग बीइंग था, एब्सोल्यूट बीइंग। इसके पास क्रिएशन से लेकर सारी की सारी पावर्स थी, जिससे वो जो भी चाहे जब भी चाहे क्रिएट कर सकता था। फिर काफी टाइम तक अकेले रहने के बाद जब एब्सोल्यूट बीइंग बोर हो गया, लाइट से बनाए डिवाइन हेराल्ड्स यानी रूलर्स को, और डार्कनेस से बनाया 8 मोनार्क्स को। एंड इन सबको बनाने के पीछे एब्सोल्यूट बीइंग का कोई ग्रेट कॉज नहीं था। मतलब एब्सोल्यूट बीइंग ने इन दोनों को सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि यूनिवर्स में लाइफ आ जाए, बल्कि उसने इनको इसलिए बनाया कि अब उसको अकेला बैठ के बोर ना होना पड़े। एंड इस चीज के लिए उसने मोनार्क्स और रूलर्स को दोनों को उनके ग्रेट कॉज दिए, जिसमें मोनार्क्स को दुनिया को डिस्ट्रॉय करना था और रूलर्स को दुनिया को मोनार्क्स से बचाना था। फिर क्या था, दोनों अपने अपने ग्रेट कॉज को पूरा करने के लिए लाखों सालों तक लड़ते रहे, पर इस पूरी लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंड इसी लाखों सालों की लड़ाई से तंग आकर एक दिन द मोस्ट ब्रिलियंट फ्रैगमेंट ऑफ लाइफ यानी हमारे रूलर्स में से एक रूलर एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है एंड उससे कहता है कि वो रूलर्स को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे, जिससे कि वो मोनार्क्स को बैटल में हरा सके, क्योंकि इस कभी ना खत्म होने वाली बैटल में काफी वॉरियर्स की जान जा रही है। एंड उसे रूलर्स की हेल्प करनी चाहिए ताकि ये वॉर खत्म हो सके। एंड रूलर्स की सारी स्पीच सुनने के बाद एब्सोल्यूट बीइंग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, इवन उसकी आइज तक ब्लिंक नहीं होती। एंड दिस इज द मोमेंट जब रूलर को ये पता लग गया कि एब्सोल्यूट बीइंग को इस वॉर से घंटा लेना देना नहीं है, चाहे कोई भी मरे चाहे कोई भी जिए। एंड वहाँ वो सिर्फ मजे लेने के लिए बैठा है, एंड वो रूलर्स और मोनार्क्स को सिर्फ और सिर्फ अपने मजे के लिए लड़वा रहा है। एंड एब्सोल्यूट बीइंग की 3 कमांडमेंट्स थी। फर्स्ट कि सब उसकी वर्शिप करे, सेकंड कि सब उसको प्रेज करे, एंड थर्ड कि सब उसके लॉयल रहें। एंड अगर तुम्हें याद हो तो जिस डबल डंजन में जिन्नू गया था, तो वहाँ पे भी यही सेम 3 रूल थे। एंड इस कमांडमेंट में ये भी लिखा हुआ था कि जो भी इन 3 रूल्स को नहीं मानेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। फिर रूलर सोचते हैं कि जो लोग ये कमांडमेंट्स मान रहे हैं वो भी तो एंड में मर ही रहे हैं, तो सारे रूलर्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें एब्सोल्यूट बीइंग को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट बीइंग जिंदा रहा तो ये वॉर हमेशा चलती रहेगी। इस सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद उनमें से एक रूलर ऐसा करने के लिए मना कर देता है कि वो एब्सोल्यूट बीइंग के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। एंड उस रूलर का नाम था एशबॉर्न, जो सभी रूलर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था, द ब्राइटेस्ट फ्लेम ऑफ लाइट। एंड इस नाम को याद कर लो, क्योंकि यही बंदा हमारी कहानी का मेन हीरो होने वाला है। लेकिन एशबॉर्न के मना करने के बाद बाकी सारे रूलर्स ने मिलकर एशबॉर्न को मार दिया। एंड अब तुम ये सोच रहे होगे कि एशबॉर्न तो सबसे ज्यादा पावरफुल था, तो भाई सारे रूलर्स ने मिलकर मारा था एंड एशबॉर्न हमारा अकेला पड़ गया था। एंड एशबॉर्न को मरा हुआ समझ के बाकी सारे रूलर्स चले गए एब्सोल्यूट बीइंग को मारने। एंड तभी एशबॉर्न उठ खड़ा हुआ अपनी डार्क पावर के साथ में। आई नो अब तुम ये सोच रहे होगे कि एशबॉर्न तो अच्छा आदमी था, तो डार्क पावर कैसे? बताता हूँ। तो एब्सोल्यूट बीइंग को कहीं ना कहीं पता था कि ऐसा होगा एंड एशबॉर्न उसकी साइड से खड़ा होगा, इसलिए उसने एशबॉर्न को ऐसी डार्क पावर दी थी कि मरने के बाद उसकी शैडो जिंदा हो जाएगी। एंड वो जिस भी मरे हुए वॉरियर को अराइज बोलेगा, उसकी शैडो जिंदा होगी, उसकी आर्मी का पार्ट बन जाएगी। तो जो भी वॉरियर वॉर में मरे होंगे, सिर्फ एक अराइज बोलते ही उसकी शैडो आर्मी का पार्ट बन जाएंगे। एंड ये अब एक गेम चेंजर पावर थी। जरा सोचो कि वॉर में कितने ही वॉरियर्स मरते थे, एंड अब सिर्फ एक अराइज बोलते ही वो सारे वॉरियर्स की शैडो एशबॉर्न की शैडो आर्मी का पार्ट बन जाते। अब इस न्यू पावर के साथ एशबॉर्न निकलता है एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने के लिए, और जब तक वो वहां पे जाता है तब तक देर हो चुकी होती है। रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग को मार के वहां से जा चुके होते हैं। वेट, आई नो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को कैसे मार दिया? एब्सोल्यूट बीइंग ने तो रूलर्स को बनाया था। तो जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि एब्सोल्यूट बीइंग एक क्रिएटर था, उसने लिविंग थिंग्स एंड वेपन्स बनाए थे, टूल्स बनाए थे। ही डोंट नो हाउ टू फाइट, जबकि रूलर्स सारे के सारे वॉरियर थे और वो बहुत लंबे टाइम से फाइट करते आ रहे थे। एंड इसी वजह से सारे रूलर्स ने मिलकर एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया। एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग के सारे हथियार लिए ताकि वो रूलर्स को मार सके। उसके बाद रूलर्स ने मोनार्क्स पे हमला कर दिया एंड उनका सबसे बड़ा शिकार बना लेगई, जिसे हम किंग ऑफ जायंट्स भी कहते हैं। रूलर्स ने लेगई को चेन्स में जकड़ के बंदी बना लिया, जिसकी वजह से पावर ऑफ बैलेंस हिल गया एंड रूलर्स मोनार्क्स से ज्यादा पावरफुल बन गए और वो मोनार्क्स के ऊपर वॉर में भारी पड़ने लगे। और इस चीज का फायदा उठाने के लिए और रूलर से अपने क्रिएटर की डेथ का बदला लेने के लिए एशबॉर्न ने ज्वाइन कर लिया मोनार्क्स को एंड उसका नाम पड़ गया शैडो ऑफ मोनार्क।
शैडो ऑफ मोनार्क, लग रहा है ना भारी नाम। अब ऐशबॉर्न के पार्टी बदल लेने के बाद दोनों का पावर लेवल काइंड ऑफ सेम हो गया एंड फिर से वॉर छिड़ गई एंड ये वॉर फिर से सदियों तक चली। मतलब शैडो ऑफ मोनार्क की वजह से अब पावर लेवल बराबर हो गया था एंड रूलर्स का कोई फायदा नहीं हुआ एब्सोल्यूट बीइंग को मारने का, बल्कि अब मोनार्क रूलर से ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि जितनी लंबी ये वॉर चलती उतने ही मरे हुए लोगों को शैडो मोनार्क अपनी आर्मी में शामिल कर सकता था, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। एंड इस शैडो आर्मी के साथ शैडो मोनार्क इतना पावरफुल बन गया था कि रूलर्स के साथ साथ अब मोनार्क्स भी उनसे डरने लगे कि भाई ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर होता जा रहा है। एंड इसी डर से दो मोनार्क चुपके से आपस में हाथ मिलाते हैं एंड शैडो मोनार्क के ऊपर चुपके से हमला कर देते हैं। इस चोरी छुपे किए गए हमले की वजह से शैडो मोनार्क को बहुत नुकसान पहुंचता है, लेकिन अपना शैडो मोनार्क इन दोनों मोनार्क्स को बैक स्टैबिंग के लिए बहुत पेलता है। एंड इन दोनों मोनार्क का नाम होता है फैंग मोनार्क एंड डीमन किंग बैरन। इनमें से फैंग तो काफी फट्टू टाइप का बंदा होता है, बट डीमन किंग बैरन ये होता है जिगरे वाला बंदा। फाइट के लास्ट में फैंग मोनार्क तो अपनी आर्मी छोड़ के भाग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो फट्टू था, बट डीमन किंग बैरन लास्ट तक लड़ता है एंड इस वॉर में बच नहीं पाता। मतलब शैडो मोनार्क डीमन किंग बैरन को मार देता है। एंड इस बैटल के तुरंत बाद जब शैडो मोनार्क की आर्मी को बहुत नुकसान हुआ होता है, वहाँ पे रूलर्स आ जाते हैं एंड शैडो मोनार्क को चारों साइड से घेर लेते हैं। एंड अब तुम ये सोच रहे हो कि रूलर्स इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने आए हैं एंड अब वो शैडो मोनार्क पे हमला करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि रूलर्स तो शैडो मोनार्क यानी अपने ऐशबॉर्न से माफी मांगने आए थे और कहते तुम एक टाइम पे ब्राइटेस्ट लाइट ऑफ फ्रैगमेंट हुआ करते थे एंड अब देखो अब तुमने क्या कर लिया है, अब तुम कैसे हो गए हो। एंड उसे फिर से एक बार रूलर्स की टीम को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। एंड ये सब सुनकर तुम्हें फिर से लग रहा होगा कि रूलर्स कितने चालू हैं, तो तुम फिर से गलत हो। रूलर्स की ये बात सुन के ऐशबॉर्न उन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुमने मेरे क्रिएटर को मारा है, मैं तुम्हारे साथ तो कभी नहीं आ सकता, चाहे तो बेशक तुम मुझे यही मार दो। लेकिन रूलर्स ऐशबॉर्न की बात सुन के सेंटी हो जाते हैं एंड उसे सॉरी बोल के वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देख के और सुन के ऐशबॉर्न भी थोड़ा सेंटी रहता है एंड अपनी आर्मी को लेके हाइड हो जाता है। वैसे हाइडिंग जाने का एक और रीज़न था, मोनार्क्स के साथ बैटल में ऐशबॉर्न ने अपनी काफ़ी सारी आर्मी खो दी थी एंड उस आर्मी को रिबिल्ड करने के लिए उसे टाइम चाहिए था, इसलिए वो हाइड में गया। एंड वो हाइड में रह के अपनी आर्मी को रिबिल्ड कर सकता था क्योंकि वो था शैडो मोनार्क। अपनी आर्मी को रिबिल्ड करने के बाद शैडो मोनार्क फैंग मोनार्क से बदला लेने की सोचता है एंड उस पर अटैक करने का प्लान बनाता है, क्योंकि शैडो मोनार्क के जाने के बाद फिर से बैलेंस ऑफ पावर हिल गया एंड रूलर्स ज़्यादा पावरफुल हो गए। मोनार्क्स रूलर्स से इतना पिल चुके थे कि रूलर्स से बचने के लिए उन्हें डायमेंशन रिफ्ट में छूना पड़ा। एंड शैडो मोनार्क के डायमेंशन रिफ्ट में जाते ही वहाँ पे ड्रैगन एम्परर आता है एंड शैडो मोनार्क का वेलकम करता है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ड्रैगन एम्परर को पता होता है कि वो अभी रूलर से पेले गए हैं एंड अगर अभी उन्होंने शैडो मोनार्क से पंगे लिए तो जो बचे कुछ मोनार्क्स बचे हैं वो भी साफ हो जाएंगे। देखा तुमने मोनार्क्स कितने चंचलाक है एंड रूलर्स कितने साफ दिल वाले थे। मोनार्क्स रूलर से छिप छिपा के अपनी आर्मी रिबिल्ड करने में लग जाते हैं एंड इस बार उन्हें लड़ने के लिए चाहिए थी नई जगह एंड वो चूज करते हैं पृथ्वी को, हमारी अर्थ को। एंड जब तक रूलर्स पृथ्वी पे आते हैं तब तक मोनार्क्स ने पृथ्वी पे तहलका मचा दिया था, मतलब सब तरफ बर्बादी, सब कुछ तहस नहस। अब तुम ये सोच रहे होगे कि अगर पृथ्वी तबाह हो गई है तो जो अभी हम देख रहे हैं वो क्या है, तो भाई अभी रुक जाओ, वीडियो भी बाकी है एंड तुम्हारा भाई आया तो सब बता के जाएगा। तो रूलर्स अपनी गलती सुधारने के लिए यहाँ पे एब्सोल्यूट बीइंग के एक टूल को यूज करते हैं, एक डिवाइन टूल को, जिसे एब्सोल्यूट बीइंग का टैबू टूल भी कहते हैं एंड जिसे यूज करने की साफ साफ मनाही थी। ये टूल था चैलिस ऑफ रीबर्थ, जिसका यूज करके दुनिया को 10 साल पीछे ले जाया जा सकता था। तो रूलर्स चैलिस ऑफ रीबर्थ का यूज करके दुनिया को 10 साल पीछे ले जाते हैं, क्योंकि 10 साल पहले कुछ तबाह नहीं हुआ था एंड सब कुछ नॉर्मल था। 10 साल पीछे जाने के बाद रूलर्स और मोनार्क्स में फिर से बैटल होती है एंड उसका रिजल्ट सेम, ह्यूमैनिटी का खात्मा, ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन। जो कि ऑब्वियस सी बात है, जब दो हाईली पावरफुल आर्मीज आपस में लड़ेंगी तो ह्यूमैनिटी कहाँ स्टैंड करेगी। चाहे इस बैटल को कोई भी जीते, ह्यूमंस का बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। एंड इस आउटकम को चेंज करने के लिए चैलिस और रीबर्थ का बार बार यूज होने लगा। ये हर बार नई स्ट्रेटेजीज बनाते, मोनार्क्स की अपनी नई स्ट्रेटेजीज, रूलर्स की अपनी स्ट्रेटेजीज, बट हर बार रिजल्ट एक, ह्यूमैनिटी का खात्मा, ह्यूमैनिटी का डिस्ट्रक्शन। तब जाके रूलर्स एक प्लान बनाते हैं कि चाहे वो ह्यूमैनिटी को पूरा ना बचा पाए पर वो कुछ लोगों को अपनी पावर्स देके बचा लेंगे, जिससे ह्यूमैनिटी पूरी तरह खत्म नहीं होगी एंड बाद में वो खुद को ग्रो कर लेगी। एंड यहीं से पावर अवेकिंग वाला गेम शुरू होता है, जिसमें हमारे हंटर्स को पावर मिलती है एंड इसीलिए हंटर्स की पावर सिर्फ एक बार जागती है। अब एक बात याद रखना कि चैलिस और रीबर्थ का यूज करने पे उसका असर मोनार्क्स एंड रूलर्स पे भी होता है। मतलब 10 साल पीछे वो भी जाते हैं एंड जो मोनार्क्स और रूलर्स मर गए थे वो जिंदा हो जाते हैं, बट उनकी मेमोरीज वैसी की वैसी रहती हैं। मतलब उनके पास लास्ट वॉर साइकिल की सारी मेमोरीज होती हैं, वो कुछ नहीं भूलते। बट ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं होता, वो दोबारा जिंदा तो जाते हैं बट उनकी मेमोरी पूरी तरह से वाइप हो जाती है। एंड इसी चीज का फायदा उठाने के लिए मोनार्क्स ने भी अपने प्लान को काफी रिफाइन कर लिया
इतने बार 40 ऑफ रीबर्थ का यूज करने के बाद मोनार्क्स को भी पता लगे कि रूलर्स कौन से खिचड़ी बना रहे हैं एंड रूलर सिर्फ उस दिन का वेट करते जब 40 और रीबर्थ काम करना बंद कर दे। यस, आपने सही सुना, एब्सोल्यूट बीइंग के टूल्स में भी लिमिटेड पावर होती है। जब एब्सोल्यूट बीइंग मर गया तो ऑब्वियस सी बात है उसके टूल में भी लिमिटेड ही पावर होगी। एंड इतने बार 40 और रीबर्थ यूज करने के बाद अब वो भी सूखने लगा था एंड अब वो सिर्फ कुछ टाइम ही यूज हो सकता था। एंड इसी में रूलर्स हमें पावर देख के अवेक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम किस तरह सर्वाइव कर जाएं। एंड मोनार्क्स भी इसी तरह हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहे थे ह्यूमंस की बॉडी को मैनिफेस्ट करके। एंड आई नो कि तुम अब समझ गए होगे कि क्यों 10 साल पहले ही गेट्स खुलने लगे, उन गेट से मॉन्स्टर्स आने लगे, हंटर्स की पावर्स अवेक होने लगी एंड फिर उसके बाद हंटर्स एंड मोनार्क्स के बीच की फाइट जो भी हम एनामे में देख भी रहे हैं। इसी के साथ साथ रूलर्स और मोनार्क्स दोनों ही ह्यूमन बॉडी को एज अ वेसल यूज करने लगे, जिसमें हमारे शैडो मोनार्क ने चूज किया जिन्वो को। वैसे सिस्टम शैडो ऑफ मोनार्क की पावर के लिए एक ताकतवर बंदा चाहता था, बट शैडो ऑफ मोनार्क एक ऐसा बंदा चाहता था जिसने मौत को कई बार बहुत पास से देखा हो। एंड हमारे जिन्वो से ज्यादा फिसड्डे उसे कौन ही मिलता। एंड जिन्वो को चूज होने के बाद आर्किटेक्ट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे जिन्वो धीरे धीरे लेवल अप कर सके और लास्ट में शैडो मोनार्क की सारी पावर अपने में कंटेन कर सके। एंड अभी सिस्टम क्या है, आर्किटेक्ट कौन है, अगर ये सब जानना है तो मुझे कमेंट में बता देना ताकि मैं इसमें आपके लिए वीडियो बना सकूं। एंड सोलो लेवलिंग के सेकंड सीजन का 4th एपिसोड आने वाला है, तैयार हो जाओ मजे के लिए। और अगर गलती से तुमने सोलो लेवलिंग का सीजन 1 नहीं देखा है तो उसके सीजन 1 के रिकैप का लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, जाकर देख लो। और साथ ही अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर तुम्हें एनाइम के साथ साथ मार्वल की मूवीज भी पसंद है तो मार्वल 2025 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है एंड ये सब जानने के लिए तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। ट्रस्ट मी, ये सब मार्वल बहुत धमाल करने वाला है। एंड इस वीडियो में इतना ही। स्टे लेवलिंग अप।